हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखिए, सुबह मॉर्निंग का काम चालू है मेरा। तो मॉर्निंग के टाइम पर कितना काम होता है ये तो आप सभी लोग जानते हैं। और मेरे साथ अभी तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें ये होती हैं कि बहुत ज़्यादा बीच में पहले तो ठंडक अच्छी खासी स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद फिर थोड़ी सी गर्मी होने लगी। फिर मतलब बहुत हल्का मौसम हो गया था, ना गर्मी का था ना सर्दी का। तो इस वजह से कई सारे ब्लैंकेट वगैरह बाहर आ गए थे। तो मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि सर्दी में कितना काम फैल जाता है। और उसमें भी अगर दो दो तीन तीन ब्लैंकेट निकले हों, कोई सर्दी वाला, कोई हल्की सर्दी वाला, कोई पतला, कोई मोटा, तो मतलब इस तरह ना काफ़ी ज़्यादा सामान फैला हुआ लगता है। और सर्दियों में तो वैसे भी हम लेडीज़ों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि इतना हम लोगों को कपड़े समेटते बीतता है कि कॉटन कपड़े भी उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं, वुलन भी उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। इनको कहाँ रखें, कहाँ उठाएं, तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो फ़िलहाल थोड़ा रखना उठाना तो ये रोज़ का चलता ही रहता है। और बदलते मौसम में ये और ज़्यादा हो जाता है। अभी इस मौसम में ऐसा हो रहा है। अभी फ़िलहाल मैंने ब्लैंकेट में ही काम चला रही हूँ मैं, और रज़ाई नहीं निकाली है, सिर्फ बेटे वाली रज़ाई निकली है क्योंकि फ्रंट का रूम है वो बहुत ठंडा आता है। और मैंने अपनी रज़ाई नहीं निकाली है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है। अब धीरे-धीरे लास्ट दिसंबर का लास्ट चल रहा है। तो अब ठंडक अपना असर दिखाएगी तो मुझे अभी निकालने ही पड़ेंगे क्योंकि ब्लैंकेट में फिर काम नहीं चलेगा। फ़िलहाल अभी तो काम चल रहा है, इस वजह से मतलब जो दो-दो ब्लैंकेट निकले हुए थे तो एक अंदर सोच रही हूँ अंदर रख दूँ और एक बाहर कर दूँगी। और सबसे बड़ी समस्या सर्दियों में ये हो जाती है ना, जब भारी-भारी रज़ाइयाँ अगर बेड के ऊपर आ जाती हैं तो फिर उनको हटाकर डेली बेड झाड़ने सॉरी बेडशीट झाड़ने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। तो शुक्र है मतलब बच्चे छोटे नहीं हैं और बेटा दिन भर कॉलेज में रहता है, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो अकेले मैं ही रहती हूँ। तो फ़िलहाल मुझे बहुत ज़्यादा सामान हटा के और बेडशीट नहीं झाड़नी पड़ती है, मतलब दूसरे तीसरे दिन झाड़ती हूँ। ऐसे में कपड़े से फटका मार देती हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने पहले बेडशीट हटाकर वह पूरा बेड मैट्रेस सब साफ़ कर दिया है। और उसके बाद पहले मैंने सोचा वही बेडशीट बिछा दूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मतलब कई दिन हो भी गए थे। और दूसरी बात ये था कि बार-बार फिर ब्लैंकेट हटा के पूरा झाड़ने से अच्छा है क्या वो बेडशीट हटा के चेंज कर देती हूँ और दूसरी वाली बिछा देती हूँ। ये बेडशीट थोड़ा-सा मोटी है ना, और इसका कलर भी ऐसा है कि गंदा नहीं होगा। वैसे गंदा करने वाला कोई है भी नहीं है। हस्बैंड सिर्फ रात में ही बेड पर आते हैं, दिन भर ऑफिस में रहते हैं, बेटा अपने रूम में रहता है और मैं अकेले ही रहती हूँ। तो फ़िलहाल मुझे बहुत ज़्यादा कपड़ों की धुलाई नहीं करनी पड़ती है, साफ़ सुथरे बने रहते हैं। और देखिए, पहले जब मतलब तबीयत जल्दी-जल्दी ख़राब नहीं होती थी तो फिर मेरा नियम था कि 3-4 दिन ही मैं बेडशीट बिछाती थी, चाहे साफ़ हो या गंदी हो, कैसी भी हो, तो मैं बेडशीट को हटा देती थी। पर जैसे-जैसे शरीर हमारा जब बिगड़ने लगता है, तबीयत ख़राब रहने लगती ना, तो फिर अपने नियमों में कुछ कटौती करनी ही पड़ती है। चाहे तो हम उसी को काम को फैला के कर लें, पर जब हमारा बेड बिस्तर साफ़-सुथरा है ना, तो फिर बहुत जल्दी मैं नहीं हटाती हूँ। और वॉशिंग मशीन का प्रयोग तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और किस वजह से नहीं करती हूँ, एक तो फैमिली छोटी है, दूसरा ये होता है ना कि हम पूरे हफ्ते का जब वीकेंड में हम मशीन लगाते हैं तो खूब पूरे हफ्ते के कपड़े हो जाते हैं और ढेर सारे हो जाते हैं। फिर उनको धुलना तो आसान होता है क्योंकि मशीन है वो थकती नहीं है, उससे चाहे आप जितना कपड़ा धुल लो, पर फिर फैलाने में, उठाने में और 2 खंड ऊपर जाकर फैलाओ। कितने भी मशीन के सूखे कपड़े हैं धूप में तो डालने ही पड़ते हैं, तो उसको फिर ऊपर छत पे जाके फैलाओ। और उन सबसे बड़ी बात है कि जब इकट्ठा सूख जाते हैं फिर उनको फोल्ड करो, प्रेस करो और रखो, तो वो काम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उससे अच्छा है कि हम 2-2 4-4 डेली के धोते जाएँ और निकालते जाएँ। हाँ, बहुत भारी, बहुत हैवी कुछ कपड़े हैं तो उनको उनके लिए यूज़ कर लेती हूँ, बाकी मैं और नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बेडशीट चेंज कर दी है, बेडरूम को सही कर दिया है और अब बारी आई है पिलो चेंज करने की, सॉरी पिलो कवर चेंज करने की। और इसके बाद अभी मैं जो ड्राइंग रूम है उसको भी साफ़ करूँगी। और अभी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा सही नहीं हुई है, बस थोड़ा-सा जो बहुत ज़्यादा नाक से पानी बह रहा था, जुकाम फ़ीवर था, तो उसमें थोड़ा-सा राहत मिली है। तो जैसे तबीयत ख़राब होती है ना तो कहीं अगल-बगल अगर गंदगी होती ना तो फिर और ज़्यादा दिक्कत हो कपड़े नहीं जाती है। धोऊँगी।
क्योंकि अभी तबीयत ठीक नहीं हुई है, इस वजह से बस थोड़े ही कपड़े धोऊँगी। एक एक दो दो धुलते रहो ना तो एक्चुअली छत में धूप भी कम आती है, तो इस वजह से अगर हम थोड़ा थोड़ा धुलते रहेंगे ना तो काम चल जाता है। 3 लोग हैं, 3 फैमिली के कपड़े फैलते हैं तो फिर ऊपर जगह नहीं रहती है, क्योंकि पूरी छत पे तो धूप आती नहीं है, तो इस वजह से ना काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये लगता है थोड़े थोड़े कपड़े सुखाएं धोएं, सबका काम चल जाता है। जिस दिन वॉशिंग मशीन लग जाती है भले उसमें सूख जाते हैं पर पूरी छत पे कपड़े दिखते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और मेरे तो जुकाम की वजह से देखिए मुँह कितना सूजा हुआ लग रहा है और आँखों पे खास कर असर हो रहा है। और अभी मैंने नहाया नहीं है, अभी पूरे घर की साफ़ सफाई कर लूँ, उसके बाद पानी गर्म करके मैं नहाऊंगी। तो बेडशीट तो सही हो गई है, पिलो चढ़ा दूँ और दोनों पिलो में अच्छे से कवर कर दूँ और बेडरूम साफ़ हो जाएगा। इसके बाद बारी आएगी ड्राइंग रूम साफ़ करने की, तो वहाँ पर भी अभी मैं 2-3 दिन तबीयत की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं की थी, तो उसको भी मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दूँगी। तो बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग वैसे नहीं करूँगी, मतलब ये कहने का मतलब है कि जैसे रज़ाई वगैरह हटा के अच्छे से बेडशीट झाड़ दो और जो टेबल रनर है उसको भी हटा के, क्योंकि बेटे की बुक्स उसमें लगभग 24 घंटे ही कुछ ना कुछ रखा रहता है, तो ऐसे तो मैं हल्का सा फटका मार के सब धूल मिट्टी हटा देती हूँ और उसके बाद सही कर देती हूँ। जो पेन पेंसिल वगैरह है, बच्चे चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, बस जो फैलाने की आदत है ना वो थोड़ी सी पड़ी रहती है। वैसे मेरा बेटा बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं फैलाता है, पर अगर वर्क कर रहा है सुबह, मतलब रात में अगर देर तक बच्चे पढ़ते हैं तो टेबल में कॉपी पेन पेंसिल वगैरह जो भी एक्स्ट्रा होती हैं वो पड़ी रहती हैं। और उसके बाद जो सुबह जल्दी उठे और बस अपना नहाए धोए खाए पिए और चलते बनते, तो बाद वाला जो सामान है वो बस वही पड़ा रहता है, तो उसी को सही करूँगी। वैसे तो डेली मैं उसी में समेट के रख देती हूँ कि वापस आएगा तो फिर से उसको पता नहीं किस चीज़ का काम लग जाए। तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कोई भी गेस्ट आता है तो नीचे एक ड्राइंग रूम है उसी में बैठता है, तो ऊपर वाले बेडरूम में बहुत मतलब जो रिलेटिव्स होते हैं वही आते हैं, तो उनसे कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी बाहर ही कोई भी गेस्ट आता है तो नीचे से नीचे ही उन्हें मतलब बैठा के चाय पानी करा के वापस कर दिया जाता है। तो इस वजह से मैं अब बेडरूम में आ गई, सॉरी ड्राइंग रूम में आ गई हूँ, तो यहाँ की सफाई कर दूँ। और आज धूप बहुत अच्छी निकली है, ठंडक बहुत ज़्यादा नहीं है। तो देखिए पहले मैंने फुल स्वेटर पहना हुआ था, फिर काम करते करते जब थोड़ा सा गर्मी लगने लगती है ना तो फिर मैं चाहती तो मैं पूरा स्वेटर उतार देती, पर तबीयत सही नहीं है इसलिए अपनी सेफ्टी बना कर ही रखती हूँ मैं, तो इस वजह से मैंने फुल उतार के हाफ स्वेटर पहन लिया है। और अभी नहाई नहीं हूँ, नहाने के बाद ठंड लगे या ना लगे मैं ना फुल स्वेटर ही पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है। तो यहाँ पर देखिए टेबल और पूरा सोफ़े के जो हैंड होते हैं वो सब उसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ना कि तबीयत ख़राब होने की वजह से रोज़ मैंने मतलब अच्छे से सफाई नहीं की थी, तो जितना भी पूरा जो सामान रखा है सबसे पहले उसकी धूल मिट्टी सब साफ़ की है, उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा किया है। और देखिए बाद में दिखाऊंगी कि मेरा पूरा ड्राइंग रूम एकदम चमक गया है। जब हम अच्छे से क्लीनिंग करते हैं ना कोई चीज़ है, जब हम कायदे से रखते हैं और अच्छे से साफ़ करते हैं तो उसकी साफ़ सफाई अलग ही लगती है, उसकी सुंदरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और यही चीज़ अगर हम फैला के रखते हैं ना तो अच्छी अच्छी चीज़ भी वो ख़राब लगने लगती है। ज़रूरी नहीं होता है कि हम बहुत महंगी चीज़ें लें, बहुत महंगी चीज़ों से अपना घर सजाएं, पर ये होता है कि जो चीज़ है जैसे भी है खूब अच्छे से कायदे से रखी रहती है ना चीज़ें, तो वो देखने में भी अच्छी लगती है और मन को सुंदर भी लगती हैं। तो देखिए मेरे ड्राइंग रूम में बहुत ख़ास चीज़ें नहीं है, कोई भी बहुत महंगा आइटम नहीं है, सब मेरी बनाई हुई चीज़ें हैं, पर ड्राइंग रूम अच्छा लगता है देखने में। और देखिए दोनों रूम साफ़ हो गए हैं, अब बारी है नहा धो के, अभी सरसों पड़ी है, तो आज मैंने देवरानी से बोला है कि चलो दोनों लोग मिलके साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए देवरानी भी सरसों को झड़वा के गई है, अभी वो गई है पापा जी को खाना देने के लिए। मैंने कहा तब तक मैं जितना पड़ा है उसको साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि आज भागवत में है। बीच बीच में आप लोगों से भागवत शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम मेरे वीडियो काफ़ी लेट आ रहे हैं,
तो आज है कृष्ण जन्म का दिन है आज, तो भागवत में भी जाना है। तो मैंने कहा रोज़ मतलब आधा दिन तो मेरा काम में निकल जाता है और फिर उसके बाद करीब 3-4 बजे से हम लोग भागवत सुनने चले जाते हैं, तो घंटा 2 घंटा बीच में बचता है। तो आराम करने को तो कौन कहे, जो सरसों इतनी सारी फैली हुई थी तो वो भी नहीं सही हो पाती है। तो आधी तो हम उस दिन कर चुके थे और आधी बची थी। तो यहाँ पर मैं फटाफट से, जो देवरानी थोड़ा सा झाड़ गई थी तो मैंने कहा तुम झाड़ो, मैं फटाफट अपना मुंह बंद करके और उसको फटक देती हूँ। तो यहाँ पर मैं अच्छे से सरसों को फटक रही हूँ। देवरानी झाड़ के चली गई है, जो बचे हैं थोड़ा सा मैं झाड़ लूँगी और अगर वो खाना बना के आ गई तो फिर मतलब अगर बचेगा तो वो झड़वा देगी। तो दोनों देवरानी जेठानी मिलके अभी इस पूरा सरसों साफ़ कर लेंगे। और आज ये सोचा है कि चाहे हम थोड़ा सा लेट जाएं भागवत में, पर पूरा काम करके जाएंगे और पूरा सरसों उठा देंगे, क्योंकि डेली डेली ये पड़ा रहता है ना, तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाती है। एक हेडेक बनी रहती है कि हमारा ये काम पड़ा हुआ है। तो देखिए छाना हुआ सरसों मेरा जो ख़त्म हो गया है, तो थोड़ा सा छान के मैं रख रही हूँ और उसके बाद फिर से फटकूँगी। तब तक देवरानी आ जाएगी तो वो मेरे साथ काम करा लेगी। और अब आगे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि आज भागवत में बहुत ही अच्छा प्रसंग चलने वाला है। आज भगवान कृष्ण का जन्म होगा, तो उससे जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी सी क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और वहां जाकर तो इतना अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। फिर से दोबारा से अगर कहीं आसपास होगी ना तो फिर मैं फिर से जाऊंगी। अभी तो मैं फर्स्ट टाइम अपनी इतनी बड़ी लाइफ में मैंने पहली बार पंडाल में बैठ के कथा सुनी है। अभी तक मैं सिर्फ सुनती थी कि पंडाल में बैठ के कथा सुनने का मतलब अपना ही मज़ा होता है, बहुत अच्छा लगता है। अटपटी झटपट लखे न कोई, जे बाणी झटपट लखे तो चटपट दर्शन सुनता है। हाँ, दूर से तो मैंने बहुत बार सुनी है, आप लोग मेरे पहले के वीडियो में देखेंगे। हमारे मोहल्ले में बहुत होती रहती है, आसपास काफ़ी ज़्यादा होती है, पर फर्स्ट टाइम मेरा चांस पड़ा है, क्योंकि पहले मम्मी जी थी वो जाती थी साथ में, मतलब वो जाती थी, कहती भी थी, पर हम लोगों के पास इतना काम लगता था, मम्मी चली गई है बस इतना काफ़ी है। पर फर्स्ट टाइम ऐसा था जो हम लोग गए थे और बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए भागवत में ले चलते हैं, आप लोग भी कुछ प्रसंग सुन लीजिए। तो भगवान वही कथा को सुना दो, आज उसी कथा की ओर चल लेते हैं। भज गोविंदम भज गोपालम जय जय राधे श्याम हरे राधे राधे भज गोविंदम भज गोपालम जय जय राधे श्याम हरे राधे राधे भागवत हो या कोई भी महापुराण जब सुना जाता है तो उसके बीच बीच में जो भजन कीर्तन चलते हैं ना, जो कीर्तन होते हैं, भजन होते हैं, बहुत ही आनंद आता है। और सब लोग जब ताली बजाकर सब लोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज है कृष्ण जन्म का समय, तो उसमें फूलों की होली भी खेली जाएगी। और उसके साथ ही साथ है, देखिए कृष्ण जन्म जब होगा तो एक छोटे से बच्चे ने मुकुट लगा रखा है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, देखिएगा अभी। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये सब लोग डांस कर रहे थे जब कृष्ण का जन्म हो गया, तो फिर सभी लोग डांस करने लगे। जो जैसे कि जब बच्चे का जन्म होता है तो सभी लोग खुशियों से नाचने लगते हैं, तो उसी तरह का यहाँ पर माहौल बना हुआ था, बहुत ही आनंद आ रहा था। और अति कदुआ कहूँगा गोकुल बाबा नंद की यहाँ इनकी छोटी बहन थी यशोदा की, जिनका नाम था रोहिणी। लेकिन अभी दीति का जन्म नहीं हुआ। बोले अब दीति का जन्म होगा, दीति क्या तो वहां जाएगी। और जिस समय
बिट्टी और यहाँ पर देखिए फूलों की होली खेली जा रही थी, तो सभी लोग डांस कर रहे थे। तो जब सब लोग बैठ गए, बस कुछ ही लोग खड़े थे, तभी मैंने ये शूट किया है। और यहाँ पर गोदी में देखिएगा छोटे से कृष्ण कन्हैया है और सभी लोग मस्ती में झूम रहे हैं। और यहाँ छोटी छोटी क्लिप्स है, आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, पर आप यहाँ सब लोग जो झूम रहे हैं उनकी मस्ती से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना मज़ा आया होगा। यहाँ आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का बहुत ही अच्छा लगा। जन्म हो गया है भगवान कृष्ण का। तो आगे वीडियो में बने रहिएगा। अब दूसरे वीडियो में आप लोगों के साथ गोवर्धन पूजा का सीन दिखाऊंगी मैं। तो भगवान की सभी पर इसी तरह कृपा बनी रहे। श्री कृष्ण भगवान सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट ब्लॉग का वेट कीजिएगा। उसमें भागवत में कैसे गोवर्धन पूजा करवाई जाती है और क्या क्या होता है वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अगले वीडियो का मेरे वेट कीजिएगा। थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है, इस वजह से वीडियो लेट आ रहे हैं। बाकी आप लोगों के साथ में पूरा भागवत में क्या क्या कैसे होता है ये आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वैसे आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बहुत बार भागवत देखा होगा। तो कल फिर मिलेंगे। बाय बाय।